नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रवास का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी गौशाला में गौ की सेवा करेंगे। वृद्धा आश्रम भवन के सभागार में जनता दरबार लगाएंगे। इसी के साथ सुबह 8 बजे लगेगा सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्या भी सुनेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा है। वृद्धा आश्रम भवन के सभागार में जनता दरबार। सुबह 8 बजे लगेगा सीएम योगी का जनता दरबार। तो जब भी उनका दौरा होता है वो कोशिश करते हैं कि जनता दरबार आए और जनता की फरियाद से सीधा रूबरू हो। पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और गौशाला में गौ सेवा भी करेंगे। तो वृद्धा आश्रम में भवन के सभागार में जनता दरबार लगाएंगे। सुबह 8 बजे लगेगा सीएम योगी का जनता दरबार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर प्रवास का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा था, जहां कल उनका निजी कार्यक्रम था जिसमें शिरकत करने के लिए वो पहुंचे थे गोरखपुर। और जब भी गोरखपुर वो पहुंचते हैं समीक्षा बैठकें होती हैं, जनता दरबार लगाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, गौ सेवा करते नजर आते हैं, उनका बाल प्रेम दिखता है। और ऐसे में आज भी जनता दरबार वो लगाएंगे जहां जनता की फरियाद से सीधा रूबरू होंगे प्रदेश के मुखिया। और लोगों को इंतजार रहता है, फरियादियों को इंतजार रहता है कि उनका मुखिया जो है उनकी बात को सुने, उनकी परेशानी को सुने, जिसके लिए वो लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ उन सबकी परेशानियों को बारीकी से सुनते हैं और सुनने के बाद उन बारीकियों से सुनने के बाद अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के निर्देश भी देते हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। उन्हीं का रुख करते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गोरखपुर का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, आज दूसरा दिन है, जनता दरबार वो लगाएंगे। क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए, आज कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से निकल करके गौशाला के तरफ निकले हुए हैं। और खास तौर से अभी थोड़ी देर के बाद वृद्धाश्रम सभागार में जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको यह भी बता दें कि जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो जनता दरबार, जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके जनता की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री 2 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर में है। कल शाम को जिस तरह से अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और होली त्योहार पर्व को सकुशल मनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया खासतौर से। और बैठक के दौरान उन्होंने ये भी कही कि तंबाकू मुक्त इसे जो है कि प्रदेश को हम बनाएंगे, हमारा प्रतिबद्ध है। तो खास तौर से इन ये निर्णय से उत्तर प्रदेश की जनता को काफी जो है कि निजात मिलने वाली है तंबाकू से। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने ये बात कार्यक्रम में कही है। और खास तौर से आपको ये भी बता दें कि जनता दर्शन में जो कार्यक्रम, जो लोग पहुंचते हैं पूर्वांचल के लोग, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अगर उनके साथ कोई मासूम बच्चा अगर रहता है तो खास तौर से लाड प्यार करते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। और देखिए, इसी के लिए उनके दौरे का इंतजार गोरखपुर वासियों को रहता है कि जनता दरबार के माध्यम से गौ सेवा जब वो करते नजर आते हैं तो लोगों के चेहरे पर एक खुशी रहती है कि उनका मुखिया उनके बीच इस तरीके से रहता है। और कुछ इसी तरीके से नजारा दिखता भी है। हरेंद्र, कब तक आज रुकने वाले हैं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, 10 बजे तक का कार्यक्रम है उनका। 10 बजे तक गोरक्षनाथ मंदिर में रहेंगे, जनता दर्शन लगाएंगे, कुछ जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और अधिकारियों के साथ भी बातचीत करने के बाद 10 बजे सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए हरेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा उनके दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह एक्शन मोड में हैं। उन्होंने थाना सेक्टर 142 का औचक निरीक्षण किया है और थाने में रखरखाव का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
तो थाना सेक्टर 142 जहां थाने में रखरखाव का जायजा लिया गया है। औचक निरीक्षण करते हुए ये जायजा लिया गया। जो तमाम खामियां हैं उसको लेकर संबंधित पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एक्शन में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, जहां थाना सेक्टर 142 का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। प्रतापगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरीके से निराधार हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। मनीष सिसोदिया पूरी जांच में सहयोग करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं कश्मीर में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में विनोद सोनकर ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद से ही लगातार अपराध में कमी आई है। ये तो केवल राजनीतिक हताशा निराशा है। सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ही सीबीआई गिरफ्तार करती है और उनको अगर न्यायपालिका पे भरोसा है तो लड़ाई लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक लंबे समय से कश्मीर में ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन आपने देखा है कि कश्मीर में लगातार हालात सुधर रहे हैं। एक दौर वो भी था कि आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा का ध्वजारोहण नहीं हो सकता था। और आज कश्मीर का कोई इलाका नहीं बचा है जहां पे लोग उत्साह के साथ, जोश के साथ और स्वयं राहुल बाबा ध्वजारोहण करके आए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर में हालात लगातार। पीलीभीत जिले के कस्बा बिलसंडा में उठाए जाने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए रुरिया धुरिया गांव में 37 लाख रुपए की लागत से एमआरएफ सेंटर बनाया गया, जो इस समय बदहाली का शिकार हो रहा है। एमआरएफ सेंटर के लोकार्पण के 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन यहां अभी तक कूड़ा पहुंचना शुरू नहीं हुआ है। जहां एमआरएफ सेंटर में कूड़ा होना चाहिए वहां गेहूं और सरसों की फसल लहराती नजर आ रही है, जो अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। तो वहीं एमआरएफ की रखवाली कर रहे चौकीदार को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ ये कचरा फैक्ट्री बनी हुई साहब, इसकी चौकीदारी कर रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ आप चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ। यहाँ कचरा डालने के लिए बनाया गया। हाँ। क्या कचरा डाला जाता है यहाँ? अभी नहीं साहब कुछ। अच्छा, अभी नहीं डाला जाता। अभी नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, देख रेख आप करते हैं इसकी? हाँ, हम देख रेख करें साहब। धुरिया धुरिया में अभी करीब 1 महीना पहले मैं वहाँ निरीक्षण करने गया था, तो वहाँ जो एमआरएफ सेंटर बना हुआ है उस पर कूड़ा पड़ रहा था और वो कवर्ड भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर धुरिया धुरिया के एमआरएफ सेंटर को जाने के लिए जो रास्ता था वहाँ पर पुलिया का निर्माण हो रहा है, तो वो करीब 1 महीने से वो निर्माण हो रहा है। उस निर्माण होने के कारण वहाँ पर वाहन नहीं निकल पाता, इसलिए इस 1 महीने से थोड़ा सा दिक्कत है। और अब पुलिया का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन उस सड़क पर 2, 3, 4 ऐसे बड़े गड्ढे हो गए हैं जहाँ पर वाहन नहीं निकल। लखनऊ के निशादगंज से आईटी जाने वाले पुल में दरार पड़ी है। स्थिति को देखते हुए पुल को बंद कर दिया गया है। बता दें कि 617 मीटर लंबा इंदिरा ब्रिज जर्जर है। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और रेलवे के अधिकारी पुल की जांच करेंगे। फिलहाल पुल पूरी तरीके से आवागमन बंद किया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 10,000 वाहन गुजरते हैं। निगम और निर्माण निगम की नाकामी के कारण एक पुल जो है फिर से जर्जर हो चुका है। राजधानी लखनऊ का ये वो पुल है जहां पे हम खड़े हुए हैं। ये निशादगंज से आईटी चौराहे को जोड़ता है, यानी कि इस पुल की अब स्थिति ये हो चुकी है, ये जर्जर हो चुका है और इस पे आवागमन पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आगे जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वो बैरिकेडिंग लगा करके इस मार्ग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसके नीचे की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है जर्जर हो चुका है और क्रैकिंग आ चुकी है, यानी कि वहाँ क्रैकिंग आ चुकी है। इसके कारण जो है इस मार्ग को जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे कि यातायात व्यवस्था में कोई अवरोध ना पैदा हो और जिससे कोई हानि ना हो। इसके लिए देखा जाए तो इस पुल का निर्माण चलने के लिए इस मार्ग को वो रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस मार्ग पे लाखों गाड़ियों का रोजाना जो है गुजरना होता है और आज क्रैकिंग की वजह से जो है जगह जगह पे इसकी जो है
यहाँ क्रैकिंग पड़ चुकी है। अगर हम इस क्रैकिंग की बात करें तो ये साफ तौर पे देखी जा सकती है कि ये जो क्रैकिंग की लाइन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रही है। और अगर नीचे की अगर बात करें तो वहाँ भी ये जर्जर हो चुका है पुल, यानी कि कई साल पुराना ये बनाया हुआ पुल है और इस पुल में निर्माण मरम्मत सही समय पर ना होने के कारण जो है आज इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। जगह जगह पे इसकी जो है चिटकने लगी है दीवारें पूरी तरीके से, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे इस मार्ग पे लोगों का आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार से कोई हानि ना हो सके और इसमें किसी प्रकार के किसी को कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इस वजह से हालांकि अभी कुछ घंटों के बाद जरूर निश्चित तौर पे यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुँचेंगे और निरीक्षण करने के बाद इसकी रिपोर्ट संशोधित करके लगाएंगे कि आखिर इसमें जो मरम्मत का कार्य है वो किस तरीके से कार्य किया जाएगा, इसकी मरम्मत कैसे होगी, उसका कार्य अधिकारी लोग जो हैं वो निश्चित करके बताएंगे। और इसके लिए जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाते हुए इसका आवागमन वो जो है रोक दिया गया है। यानी कि अब ये पुल का निर्माण कब तक होता है, कब तक सुचारू रूप से चालू होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए यातायात पूरी तरीके से लखनऊ का बाधित होने वाला है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बढ़ते हैं आगे, मेरठ से अब खबर। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में अवैध पैकेजिंग का ये पूरा मामला है, जहां कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री में पड़ा है मीट रिलीज किया गया है, जहां लगभग 2 करोड़ की कीमत का मीट रिलीज किया गया है। 96 सैंपल में से 53 सैंपल सही पाए गए हैं। फैक्ट्री से निकला मीट बेचेगा याकूब कुरैशी। पुलिस और अधिकारियों की निगरानी में फैक्ट्री से निकाला जा रहा है ये मीट, जहां खरखौदा थाना इलाके स्थित फैक्ट्री से निकाला जा रहा है मीट। याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटे अभी भी जेल में बंद है। लखनऊ से अब खबर, महिला से छेड़छाड़ का सबूत मांग रही पुलिस। महिला संबंधी मामलों में तुरंत कार्रवाई का आदेश है। गुड़म्बा पुलिस महिला से छेड़छाड़ का सबूत मांग रही है। पीड़िता मांग रही थी अपनी इज्जत की भीख, तो वहीं पुलिस के ऐसे रवैये से मंचलों और शोहदों के हौसले बुलंद होते हैं। पीड़िता की जब थाने पर नहीं सुनी गई फरियाद, तो पीड़िता ने जॉइंट कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। जॉइंट कमिश्नर को पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई। जॉइंट कमिश्नर ने डीसीपी नॉर्थ को इस सिलसिले में जांच के आदेश दिए हैं। कल्याणपुर आदिल नगर के रहने वाले हैं। क्या मामला है आप लोगों? सर, हमारा मामला ये है कि हमारे घर के सामने एक विकास यादव रहते हैं, जो किसी अधिकारी की गाड़ी चलाते हैं, और उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है हमारे घर पे। जब भी हम बाहर निकलते हैं गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और छेड़खानी करते हैं। हम गेट पे निकले तो वो गेट पे आ जाए, वहाँ आके हमको घूरे, हमें बदतमीजी, हमारे साथ भद्दे कमेंट हम पे करे। हम छत में जाए तो अपने छत पे आ जाए, अपनी बालकनी पे आ जाए। बस हमारा उसने जीना हराम करके रखा है। और ये आज की बात नहीं है, जब से हम लोग अपने घर में आए हैं तब से ये कंटिन्यूसली चल रहा है। वो कंटिन्यूसली हमें टॉर्चर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हमें मेंटली भी डिस्टर्ब किया जा रहा है और हमें वैसे भी असॉल्ट किया जा रहा है। उनके भद्दे कमेंट्स ये बीते 3-4 सालों से चल रहा है। इससे पहले भी बहुत बड़ा केस हुआ था। इन्होंने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। बहन का हाथ पकड़ के घिसा, मेरी माँ को, जब मेरी माँ और मेरी बहन अकेली थी घर में, क्योंकि हमारे घर में ना हमारा भाई है ना हमारे पापा हमारे साथ यहाँ इंडिया में नहीं रहते हैं, तो उन्होंने मेरी बहन को हाथ पकड़ के घसीटा, मेरी माँ के साथ बदतमीजी की, उनको मारने के लिए दौड़े। उसके तब हम लोग थाने में गए, हमने कंप्लेंट भी करी, 107-16 भी इनके ऊपर हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं। लेकिन हर बार केस को दबा दिया जाता है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इस बार फिर से ये बागपत के रमाला थाना पुलिस ऑफ सर्विलांस की टीम ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पर नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। दरअसल 6 मार्च 2022 को बागपत के इब्राहिमपुर माजरा गांव के रहने वाले विनोद नामक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि नीरज नामक एक व्यक्ति ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर नौकरी दिलवाने के नाम पर 8 लाख रुपए लिए हैं और जब नौकरी नहीं लगी तो रुपए वापस मांगने पर उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए थे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पैसे लेना और पैसे मांगने पर उसको बंधक बना के मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना रमाला में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में अभियुक्त नीरज वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फिर रमाला पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त नीरज की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव मरैना में जमीनी विवाद में मामूली कहासुनी पर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल मुनीम नामक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी कि पड़ोसियों से जमीन को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो लाठी डंडों से मारने लगे, जिससे पीड़ित के सर में बहुत चोट आई है। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरठ में एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में एक मकान में बनाए जा रहे नामी कंपनियों के नकली मिर्च मसाले को पकड़ा है। बताया गया कि आसिफ नामक युवक के मकान में ये गोरख धंधा चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम पहुंचकर आसिफ के मकान पर छापा मारा तो एसओजी की टीम के होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर नामी कंपनियों के नाम पर धनिया और मिर्ची पाउडर बनाकर लोगों को जहर परोसा जा रहा था। बताया गया कि बीते कई सालों से आसिफ इस धंधे को करता आ रहा है। पकड़े गए मिर्च मसालों की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल फूड डिपार्टमेंट की टीम को भी एसओजी की टीम ने सूचना दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर अस्पताल परिसर में घूमकर करता था ठगी। बाहर से आने वाले मरीजों से ठगी करता था। फर्जी डॉक्टर उपचार के नाम पर पैसे वसूल रहा था। पूर्व में पतंजलि में डॉक्टरी की पढ़ाई करता था। गलत हरकतों की वजह से बाहर कर दिया गया था उसे। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रह गई थी उसकी अधूरी, जहां पतंजलि कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बिहार के रहने वाले युवक को जेल भेजने की तैयारी है। किस तरीके से मरीजों के साथ, लोगों के साथ ये ठगी किया करता था। गलत हरकतों की वजह से इसे पतंजलि से भी बाहर निकाला गया था और ऐसे में इसकी डॉक्टर बनने की जो ख्वाहिश थी वो अधूरी रह गई और इसी के चलते ये ठगी को अंजाम दिया करता था। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। इस साल शिक्षा विभाग का मकसद है कि बोर्ड परीक्षाओं में अंक प्रतिशत को बेहतर किया जाए। इसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा एक प्री बोर्ड एग्जाम कराया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा भी 2 प्री बोर्ड एग्जाम बोर्ड परीक्षार्थियों के करवाए जा चुके हैं, जिससे बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी जा सके कि किस तरह से निश्चित समय अवधि के अंतर्गत परीक्षा पेपर को देना है। अगर बोर्ड से संचालित हैं उसके लिए जनपद पूरी तरह से तैयार है और परीक्षा से पहले हमारा जो ध्येय है वो है परीक्षा फल को सुधार करना। इसके लिए क्लास 10th और 12th के लिए एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमारे निदेशालय के द्वारा कराया गया है और 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमने खुद किए हैं, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड की परीक्षाओं को देने की। तो निश्चित रूप से हमारा ये बोर्ड सुधरेगा, बोर्ड का परीक्षाफल सुधरेगा और बोर्ड के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको। कालाढूंगी कोटाबाग ब्लॉक की सड़कें दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। सड़कों की हालत ये है कि आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को ये गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इन सड़कों के टूटने पर इनमें सिर्फ टल्ले लगाकर मरम्मतों का कार्य किया जाता है, जो कि कुछ ही समय में फिर से टूट जाती हैं। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे इन टूटी सड़कों पर रोज दुर्घटनाओं का होना लगा रहता है। मेन मुख्य मार्ग है, कोटाबाग ब्लॉक का मार्ग है, तहसील मार्ग है। काफ़ी टाइम से हालत ख़राब है। हमारे गांव के अभी कोई मरीज हो जाता है उसको हॉस्पिटल जाने में 1-1 घंटा लग जाता है। काफ़ी टाइम से सड़कों का हाल सबसे गाँव के अंदर की सड़कें हो चाहे मेन हाईवे की सड़कें हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं लेट हो जाते हैं। अभी किसी स्वास्थ्य को परेशानी हो गई तो हमें जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। सड़कों में बरसात में पानी भर जाता है। सरकार काफ़ी टाइम से इसमें कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। चाहे गांव के अंदर की सड़कें हों, ये मुख्य मार्ग की जो सड़क देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक को जाती है और तहसील मार्ग को जोड़ती है, लेकिन इसमें कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया है। जब भी भरे तो टल्ले भरे और हफ्ते भर में टल्ले उखड़ के खराब हो जाते हैं। कोटाबाग क्षेत्र की समस्त सड़कें हैं वो बिल्कुल इस समय खस्ता हाल है। चाहे आप आंतरिक मार्ग देख लीजिए और चाहे आप मुख्य मार्ग देख लीजिए, सारे जो रोड की स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितने सारे रोडों में गड्ढे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अगर हम इस विषय में बोलते हैं तो फिर ये सरकार के लोग कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हम नेतागिरी कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने क्षेत्र के लिए नेतागिरी कर रहे हैं।
समय हम ये में खड़े हैं, यहाँ पर रोड खस्ता हाल है। आप ये समझिए कि मुख्य मार्ग और आंतरिक मार्गों की स्थिति इतनी खराब है कि अभी जरा सी बरसात होगी इनमें पानी भर जाएगा और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को दायित्व दिए जाने से पहले राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने से बचती रही है, कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि लिस्ट फाइनल कर दी गई है, जिस पर सीएम धामी की मुहर लगनी बाकी है। धामी जी दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके पहले कार्यकाल से ही जो है दायित्व भाजपा में बांटे जाने की चर्चाएं लगातार जोरों पर हर महीने उठ जाती हैं, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी का ये झुनझुना बार बार बजता तो जरूर है, लेकिन ये झुनझुना किसी कार्यकर्ता को पकड़ा ही नहीं जा रहा है। और ये कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर 5 साल पार्टी की सेवा करता है तो दायित्व उसको मिलना ही चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि इससे संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में जो रुकावटें आती हैं वो दूर होती हैं। और की योजनाएं धरातल पर लगातार देखती हुई नजर आ रही हैं और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर भी दी है कि होली से पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी को लिस्ट सौंप दी गई है हमारे प्रदेश प्रभारी जी के द्वारा। लेकिन जैसे ही लिस्ट सौंपी गई है उन्होंने टिहरी में इतनी सारी सौगातें अभी दी हैं, अभी आपको न्यूज चैनल के माध्यम से और हमको भी वहां के माध्यम से ज्ञात हुआ है। तो जैसे ही वो टिहरी से वापस आएंगे उस सूची पर एक नजर डाली जाएगी और उसके बाद सूची की घोषणा। मेरठ देहात क्षेत्र के अंदर विशेष चेकिंग अभियान में मेरठ पुलिस ने लगभग 100 से अधिक वाहनों के चालान किए हैं। साथ ही लगभग 50 वाहनों को सीज भी किया गया है। वहीं जिन वाहनों पर ब्लैक फिल्म या जाति सूचक शब्द और पुलिस की लाइट लगी हुई थी उन सभी वाहनों का विशेष तौर पर सीज और चालान किया गया है। बता दें कि मेरठ के देहात क्षेत्र के अंदर लगातार एक सप्ताह से विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें पुलिस संदिग्ध वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी होने पर पुलिस चालान कर रही है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान में पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। तो वहीं देहात क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि यह विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो 100 से अधिक वाहनों का चालान किया गया है। ये खास अभियान चल रहा है जिसके तहत मेरठ पुलिस ने विशेष अभियान चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान खामी पाए जाने पर चालान भी काटे हैं। काली फिल्म और जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों पर खास तौर से कार्रवाई की गई है। करीब बताया जा रहा है 100 से अधिक वाहन ऐसे हैं जिनका चालान किया गया है, यानी उनमें जाति सूचक शब्द लिखे हुए थे और इसी के चलते कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।